एक छोटा सा देश, हिमालय की गोद में बसा हुआ नेपाल, कभी शांति की धरती, आज बारूद की आग में झुलस रही। संसद जली, सड़कें खून से लाल हुई और एक पूरी पीढ़ी सत्ता को ललकार के बेदखल कर गई। ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है, ये क्रांति की आहट है जो पूरे दक्षिण एशिया को हिला सकती है। इससे पहले 2022 में श्रीलंका देखा, 24 में बांग्लादेश और अब नेपाल। तो बड़ा सवाल ये है कि संसद भवन से लेकर मंत्रियों के घरों तक आग के शोले उठे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, उसके बाद नई प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार की कार्की का आना। क्या ये नेपाल का नया जन्म है या लोकतंत्र की आखिरी सांस है? सड़कों पर सेना की गश्त। सवाल ये भी है कि क्या ये नेपाल का अरब स्प्रिंग है या दक्षिण एशिया की राजनीति का नया अध्याय? तो आज विस्तार से इसी पे समझेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में गोरखा पहचान ने कुछ ऐसा जोर पकड़ा कि बाकी सभी पहचानों और सूबों ने एकजुट होकर हिमालय की गोद में बसे नेपाली राष्ट्र की नींव रखी। गोरखा शब्द पे आपको जाना होगा, गुरु गोरखनाथ के नाम पे गोरखा शब्द बना। एक जिला भी है गोरखा नाम से वहाँ पे। आज भी नेपाल के फोटो पर गुरु गोरखनाथ का चिन्ह, उनका नाम अंकित है। आज भी नेपाल की करेंसी यानी नेपाली रुपए पर गुरु गोरखनाथ का चिन्ह, उनका नाम अंकित है। भारत और चीन जैसे विशाल और ताकतवर देशों के पड़ोस में बसे इस देश में दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की लंबी सरहद लगती है, जो न केवल सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी गुजरती है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल नेपाल की अर्थव्यवस्था आर्थिक मदद और पर्यटन पर निर्भर करती है। बात इसके भूगोल या अर्थव्यवस्था की बजाय अगर इतिहास की करें, तो ईसा से कोई 1000 साल पहले नेपाल छोटी-छोटी रियासतों और कुलों के परिसंघों में बंटा हुआ था। लेकिन मध्यकाल के रजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वीनारायण शाह को। राजा पृथ्वीनारायण शाह ने साल 1965 में नेपाल की एकता की मुहिम की शुरुआत की और 68 तक वे इसमें सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। फिर शाह राजवंश के 5वें राजा राजेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल की सीमा के कुछ इलाकों पर कब्जा किया। तो साल 1815 में लड़ाई छिड़ गई, जिसका अंत हुआ सुगोली की संधि से। तो नेपाल के राज परिवार में जब गुटबाजी बढ़ी, तो अस्थिरता पैदा हुई। साल 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के रूप में उभर के आए। उनके प्रभाव को कम करने के लिए रानी ने षड्यंत्र रचा, भयंकर लड़ाई हुई, रानी के सैकड़ों समर्थक मारे गए और जंग बहादुर राणा और ज्यादा ताकतवर होकर उभरते हैं। इसके बाद राज परिवार उनकी शरण में चला जाता है और प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत हो जाता है। क्योंकि राणा का परिवार अंग्रेजों का समर्थक था, उसने भारत में हुई 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि होती है, जिसके तहत नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया जाता है। तो 1940 के दशक में नेपाल और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की शुरुआत होती है और राजनीतिक दल राणा की तानाशाही की आलोचना करते हैं। इसी बीच चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो भारत को चिंता हुई कि चीन के हाथ कहीं नेपाल तक न पहुंच जाए। तब भारत की मदद से राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को नया शासक घोषित किया गया और नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन राजा और सत्ता के बीच राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। साल 1959 में राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह ने लोकतांत्रिक प्रयोग को समाप्त करके पंचायत व्यवस्था लागू कर दी। अब 1972 में राजा वीर विक्रम शाह जो है राजकाज संभालते हैं। इसी बीच करीब 17 साल बाद 1979 में एक बार फिर से लोकतंत्र के समर्थन में जन आंदोलन शुरू होता है और राजा वीरेंद्र विक्रम शाह को संवैधानिक स्वीकार
संवैधानिक सुधार जो है वो स्वीकार करने पड़े। ये 1989 का वर्ष था। तो नेपाल में मई 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन, लेकिन 5 साल बाद ही 96 आते-आते देश में माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। यानी चीनी विचारधारा जो है, माओ की विचारधारा यहाँ बीजारोपित हो जाती है। अब 1 जून 2001 को नेपाल के राजमहल में होता है एक सामूहिक हत्याकांड, जिसमें राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां मारे जाते हैं। इसके बाद राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह गद्दी संभालते हैं और फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र माओवादियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन का दमन करने के लिए सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं और सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। 2006 और 2007 नेपाल के लिए कई बड़ी घटनाएं लेके आया। नवंबर 2006 में सरकार ने माओवादियों के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए और एक लंबा चला आ रहा हिंसक संघर्ष खत्म होता है। जनवरी 2007 में माओवादी अस्थायी संविधान की शर्तों के तहत संसद में दाखिल होते हैं और इसी साल अप्रैल में माओवादी अंतरिम सरकार में भी शामिल होते हैं और राजनीतिक मुख्य धारा का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ से एक राजनीतिक व्यवस्था कम्युनिस्ट या माओवादी होने लगी। अब वो हिस्सा तो बन गए, लेकिन यही साल था जब वो अंतरिम सरकार से बाहर हो गए और फिर से राजशाही खत्म करने की मांग करने लगे। ऐसे में नवंबर 2007 में होने वाले चुनाव मुलतवी कर दिए गए। दिसंबर 2007 में संसद ने माओवादियों के साथ एक समझौता किया, जिसमें राजशाही खत्म करने की मंजूरी दी, जो दोबारा सरकार में शामिल होते हैं। माओवादी फिर से शामिल हो जाते हैं। मई 2008 में नेपाल गणराज्य बनता है और जुलाई में रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और अगस्त में माओवादी नेता पुष्प कमल दहल गठबंधन सरकार बनाते हैं। तो 2008 के बाद के सालों में भी नेपाल में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम जारी रहे, लेकिन साल 2015 के सितंबर में एक बड़ा मौका आता है, जब संसद ने ऐतिहासिक संविधान पारित किया और नेपाल को सेक्युलर राष्ट्र घोषित किया। पहले कहा जाता था दुनिया का एकमात्र हिंदू देश नेपाल है। जब भारत सेकुलर हो गया उसके बाद, तो अब नेपाल भी हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ लेता है। तो 2015 के अक्टूबर में केपी शर्मा ओली नए संविधान के तहत चुने गए पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। गणतंत्र बनने के बाद से ही नेपाल की राजनीति मुख्य रूप से 3 दलों के बीच घूम रही। तब से ही यह देश राजनीतिक रूप से अस्थिर बना हुआ था। अब बात साल 2025 की, जहां सितंबर में नेपाल सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म्स पे प्रतिबंध लगा दिया। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे चर्चित सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को देश के कानूनों का पालन करने, स्थानीय दफ्तर खोलने और ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक ने समय रहते इन शर्तों का पालन कर लिया, इसलिए टिकटॉक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, बाकी पे प्रतिबंध लगाया गया। तो सोशल मीडिया वेबसाइट ने प्रतिबंध के बाद युवाओं इस पे जब प्रतिबंध लगा तो युवा जो है वो प्रदर्शन में कूद पड़े। अब बड़ी चीज ये है कि चूंकि टिकटॉक चल रहा था, तो जो भी प्रदर्शन के आयोजक थे, उन्होंने टिकटॉक पर कई वीडियो शेयर करके युवाओं को प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की, जिसे नेपो बेबी ट्रेंड कहा गया टिकटॉक पे। इसमें कहा गया कि नेताओं के बच्चे ऐशो आराम भरे जीवन का आनंद ले रहे हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए गए। सवाल उठाया गया कि राजनेता अपने बच्चों को तो फायदा उठा रहे हैं, लेकिन नेपाल के लिए यानी कि देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यह मामला इतना बढ़ा कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, कई लोग मारे गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया और कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया बैन से। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब बंद। जेन जी जिसे कहा जाता है, वो विरोध शुरू करती है। नेपो किड्स कैंपेन सामने आता है और नेताओं के बच्चों की जो ऐशो आराम वाली जिंदगी और जनता के बदहाली वाली तुलना के वीडियो डाले गए। अब सरकार जो है जब तक बैन हटाती है, तब तक चिंगारी जो है वो भयंकर आग बन चुकी थी। हिंसा भड़कती है, संसद भवन पे हमला होता है, पुलिस से झड़पें होती है, कई लोगों की मौतें होती हैं। वो आपने सारे वीडियोस में देखे हैं कि भीड़ जो है वो किस तरह से संसद जला रही है, किस तरह से जेलों से कैदी भाग रहे हैं, किस तरह से नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, सरकारी इमारतों को राख कर दिया गया, जेलें तोड़ दी गई, कैदी भाग निकले, हजारों की संख्या में कैदी जो है भाग निकले और मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हजारों लोग घायल भी हुए। कुल मिला के सेना जो है वहां कर्फ्यू लगाने पे मजबूर होती है
जन इलाकों में चेक पोस्ट बनाती हैं, लाउड स्पीकर से चेतावनी देती हैं। लेकिन जेन ज़ी ये कहती हैं कि आंदोलन हाईजैक हो गया है, हम अहिंसा के पक्षधर हैं। बड़ी चीज़ ये है कि नेपाल में एक ऐसा वर्ग जेन ज़ी 1996 से 2012 के बीच पैदा हुए बच्चे और उसमें 14 साल का बच्चा लामा शांग लामा कहता है देश बदले और भ्रष्टाचार खत्म हो। कई एक बच्चा ये कहता है नेपाल को एक स्वतंत्र राजनीतिक शख्सियत चाहिए। कई लोग बेहतर शासन की उम्मीद की मांग कर रहे हैं। तो युवाओं का गुस्सा और उम्मीद ये दोनों ही मिलकर आंदोलन की पहचान बन गए। कुल मिला के भ्रष्टाचार जैसे संकट केवल अकेले नेपाल में नहीं है, तो क्या है आँच भारत तक भी आएगी? क्योंकि ओली का इस्तीफा सत्ता को शून्य छोड़ जाता है और उसके बाद कई सारे चरणों से गुजर के सोशल मीडिया, जेन ज़ी, बातचीत, दावेदारों के बीच सहमतियाँ, उसके बीच में पारदर्शी और ईमानदार नेतृत्व की बात की गई है। राजनीतिक दल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहिए क्योंकि आने वाले नेता की निष्ठा पार्टी के प्रति होती है, देश के प्रति नहीं। ये एक जैसे हालात नजर नहीं आते आपको भारत और नेपाल के बीच में। कुल मिला के काठमांडू के मेयर बने बालेन शाह के समर्थन के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। वो भ्रष्टाचार और सत्ता के दबाव के खिलाफ हमेशा खड़ी रही। उन्होंने महाभियोग भी झेला लेकिन वो झुकी नहीं और जेनजी उन्हें देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित कर कार्की ये कहती हैं कि पहला काम होगा मारे गए युवाओं और उनके परिवारों के लिए न्याय। वैसे जो कार्की हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हैं, हिंदी बोल सकती हैं, भारत से उनका गहरा जुड़ाव है, भारत से आत्मीय रिश्ते रखती हैं। ऐसे में एक वर्ग ये भी कहता है, ये सारा जो घटनाक्रम प्रदर्शन हुआ उसके पीछे भारत की भी भूमिका है। और बड़ा ये माना जा रहा है कि जैसे लोकप्रिय रैपर और काठमांडू के मेयर मालिन शाह जो है, उनकी भूमिका भी बताई जाती है, जो कि युवाओं में एक आइकॉनिक शख्सियत हैं। आंदोलन में उनका समर्थन तो रहा, लेकिन वो सीधे सड़कों पर नहीं उतरे और उन्होंने भी कार्की का नाम का समर्थन किया। उसके बाद कार्की जो है वो अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल की बन चुकी। तो कुल मिला के नेपाल के इतिहास यानी कि 1768 से लेकर पहले राजशाही फिर लोकतंत्र और अब अस्थिर माहौल 2008 में राजशाही का अंत हो चुका है, आज से करीब करीब 17 साल पहले। लेकिन भ्रष्टाचार और असंतोष के अलावा माओवादियों की सरकारें भी कुछ दे नहीं पाई और अब कहा जा रहा है कि राजशाही को एक बार फिर से लाया जाए। तो सवाल वही है, लोकतंत्र या राजशाही? नेपाल जो है वो भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। उसकी सप्लाई लाइन भारत से जुड़ी हुई है। भारत के लिए सुरक्षा और इकोनॉमिक पॉइंट से बहुत संवेदनशील मामला है। कई लोग इस पे भारत पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खास तौर पे आंदोलन भारत विरोधी नहीं है, एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन है। विशेषज्ञ कहते भी हैं कि भारत को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। श्रीलंका 2022 का मैं उल्लेख कर चुका, बांग्लादेश 2024 का जहाँ कूप हुआ, सरकारें गिरी। अब नेपाल 2025, तो क्या ये वही पैटर्न है? क्या दक्षिण एशिया एक नई क्रांति की लहर झेल रहा है? और इसी तरह की अगर भू राजनीतिक हलचलें यहाँ होती है, तो क्या भारत तैयार है? वहाँ नेपाल में भविष्य जो है वो अनिश्चित तो है, लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ युवाओं का संकल्प जो है वो मजबूत है। भ्रष्टाचार का विरोध है, ईमानदार नेतृत्व की तलाश और सौंपा भी जाना। सुशीला कार्की को जिस तरह से सत्ता सौंपी गई है अंतरिम सरकार की, वो उम्मीद जगाती है। लेकिन भारत के लिए भी एक संदेश साफ है कि पड़ोस के घर में लगी आग से आप आंखें नहीं मूंद सकते। हम जो है वो इसे सोचें। नेपाल का ये आंदोलन सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी चेतावनी। नेपाल के लोगों का कहना है कि नेपाल की सड़कों पर जल रही आग ये सत्ता को जलाने की नहीं है, बल्कि भविष्य को रोशन करने की चिंगारी है। वहाँ मारे गए युवाओं की आंखों में एक सपना था कि भ्रष्टाचार से मुक्त नेपाल, ईमानदार और पारदर्शी शासन। अब ये सपना टूटेगा या साकार होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हिमालय की वादियों से उठी यह आवाज
अब खामोश तो नहीं रहने वाली। सत्ता जो है वो आने वाले समय में युवाओं की इन भावनाओं को किस तरह से अपने कार्यप्रणाली में परिलक्षित करती है, किस तरह से इन भावनाओं को तुष्ट करती है, यह देखने वाली बात होगी। आपको इन तमाम मुद्दों पे क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएँ और वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें।